हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू सीएसजेएम कानपुर, यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीएड थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो आपकी चल रही हैं। जो पेपर वन है, ये जो हम पेपर वन डिस्कस कर रहे हैं, इसकी पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज ये आपकी क्लास नंबर 3 है। ठीक है, ये कौन सी है? ये आपकी क्लास नंबर यहाँ पे आज 3 रहेगी। और क्लास फर्स्ट आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा, अदरवाइज ये क्लास आपको समझ नहीं आएगी। ओके, और क्लास 2 भी देखिएगा, उसमें हमने नेतृत्व के सिद्धांत की बात की है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ क्लास सेकंड में हमने क्या पढ़ा था। ये आपके सामने क्लास सेकंड है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्लास सेकंड में हमने नेतृत्व के सिद्धांत पढ़े थे, है ना। और जो क्लास फर्स्ट है वो मैंने बुक से पढ़ाया था। फिर क्लास सेकंड में मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग तैयार किया, क्योंकि बुक में लैंग्वेज टफ लिखी हुई है। आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो वहां से आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस होगी। तो इसको मैंने बहुत ही आसान भाषा में, ये हमने जो क्लास सेकंड थी ये वो पढ़ी थी। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं, देखिएगा इसी प्रकार से आज हम बात करेंगे क्लास थर्ड की। अब देखिए क्लास 3 में क्या है, उससे आगे पढ़ेंगे, नेतृत्व के सिद्धांत के आगे पढ़ेंगे। और इसमें जो है ये जो पीडीएफ है ये पेड स्टूडेंट्स को पहले ही फॉरवर्ड कर दी गई थी और कोशिश करेंगे कि ये पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि इस पूरी पीडीएफ में आपकी यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाती है। ठीक है, और कुछ भी एक भी स्टेप नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि पेपर कहीं से भी आ सकता है। हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का, लिखने का प्रयास किया गया है और कोशिश करेंगे कि आज इसको खत्म कर लें, क्योंकि इसमें क्लास 3 ही क्लासेस में आपकी यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाती है। देखिए इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी हम करा देंगे। ये देखिए, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार, एथिक्स एंड इटिकेट्स इन एजुकेशनल लीडरशिप। डियर फ्रेंड, नैतिकता, मोरलिटी, मूल्य और चरित्र, इन तीनों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से होता है। किसका संबंध मनुष्य के व्यवहार से होता है? नैतिकता, मूल्य और चरित्र, ये 3 चीजें हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप मेरे साथ क्लासेस सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम में एज इट इज लिख पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। हमारी नैतिकता हो गई, मोरलिटी हो गई, हमारी वैल्यूज, हमारा कैरेक्टर। नैतिकता, मूल्य और चरित्र, इन तीनों का संबंध किससे है? मनुष्य के व्यवहार से इसका संबंध है कि मनुष्य इन तीनों को अपने जीवन में कैसे उतारता है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से धार्मिक नियम ही नैतिक नियम है। धर्मशास्त्र कहता है कि जो धार्मिक नियम है हमारे, वही नैतिक नियम है और इनका पालन करना नैतिकता है। यानी कि धर्मशास्त्र कहता है कि अगर आप धर्म के नियमों का पालन करते हैं तो आपके अंदर नैतिक नियम है और इनका पालन करना नैतिकता होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, पहुंचते हैं समाजशास्त्र की दृष्टि से, अगर हम उसी चीज को समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो समाजशास्त्र की दृष्टि से सामाजिक नियम ही नैतिक नियम है। समाजशास्त्र कहता है कि समाज के अकॉर्डिंग चलना, समाज के जो संस्कृति है और उसके जो रूल रेगुलेशंस हैं उनके आधार पर काम करना ही नैतिकता है। ये समाजशास्त्र कहता है। धर्मशास्त्र कहता है धार्मिक नियमों का पालन करो, समाजशास्त्र कहता है सामाजिक नियम का पालन करो और इनका पालन करना ही नैतिकता है, ऐसा समाजशास्त्र कहता है। वहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की, तो देखिएगा यहाँ पे है भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज है। भारतीय समाज कैसा है? जो हमारे भारत का जो समाज है वह धर्म को बहुत मानता है ना। धर्म प्रधान समाज है, यानी कि धर्म में काफी बहुत आस्था रखता है, बहुत धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ करता है। अतः सामाजिक और धार्मिक नियमों का पालन करना नैतिकता है। इसलिए ऐसा माना गया है कि सामाजिक, यानी कि समाज से रिलेटेड जो भी नियम हैं, समाज के कायदे कानून हैं, उनके हिसाब से चलो, बड़ों का आदर करो, है ना, कैसे उठना बैठना है, दूसरे के सामने खाना पीना, हर एक चीज का पालन करो। धर्मशास्त्र कहता है धार्मिक नियमों का पालन करो। तो इस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक दोनों को ही जोड़ करके कह दिया गया कि इनका पालन करना ही नैतिकता है, क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है वह धर्म को बहुत अहम महत्व देता है। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। जो विद्यालय है हमारा वह क्या है? समाज का एक लघु रूप है। इस लाइन को नोट कर लीजिए। विद्यालय जो है वो समाज का छोटा रूप है। यहां से भी बालक समाज के जो है जो तौर तरीके हैं वो सीखता है।
इसके भी अपने शिक्षा संबंधी नियम हैं। जिस प्रकार से धर्मशास्त्र के नियम हैं, समाजशास्त्र के नियम हैं, उसी प्रकार से विद्यालय के भी अपने शिक्षा से संबंधित कुछ नियम हैं, और अगर आप उनका पालन करते हैं तो वही नैतिकता कहलाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं तो नीति शास्त्र में आचरण यानी कि नीति संबंधी नियम बताए गए हैं। आचरण से संबंधित, नीति से संबंधित नियम होते हैं, इनका पालन करना नैतिकता है। विद्यालय कहता है कि शिक्षा से संबंधित नियमों का पालन करो, धर्मशास्त्र कहता है धर्म से संबंधित नियमों का पालन करो, समाजशास्त्र में कहा गया है समाज से संबंधित नियमों का पालन करो, नीति शास्त्र में कहा गया है कि आचरण संबंधी नियमों का पालन करो, और वही हमारी नैतिकता है। ये सब किताब में आपको नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो बड़ा आपको पढ़ने में बोरिंग लगेगा। एक तरीके से एक पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलता है। चरित्र वह शक्ति है जो हमें नैतिकता का पालन करने में सहायक होती है। यानी कि चरित्र, अगर आपका चरित्र अच्छा है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो ये वो पावर होती है जो हमें नैतिकता का पालन करने में सहायक होती है। अगर आप चरित्रवान नहीं हैं तो आप नैतिकता का पालन नहीं कर सकते। अगर नैतिकता का पालन ही कर रहे होते तो आपका चरित्र अच्छा होता। चरित्र अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आप नैतिकता का पालन नहीं कर सकते। नैतिकता का पालन करने वाले का चरित्र कभी खराब नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक चरित्र बल होता है वह उतनी ही दृढ़ता, मजबूती के साथ नियमों का पालन करता है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक चरित्र बल होता है वह उतनी ही दृढ़ता के साथ नैतिक नियमों का पालन करता है। अगर आपके अंदर आपका चरित्र बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि आप, चाहे वो धर्म से संबंधित नियम हो, समाज से संबंधित नियम हो, शिक्षा से संबंधित नियम हो, यानी कि आप सबका पालन कर रहे हैं, इसीलिए आप चरित्रवान हैं। बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही आसान भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, है ना। आप देखिए नैतिकता क्या है, वरना इतनी मेहनत करके टाइपिंग करके आपको पढ़ाने की क्या जरूरत थी। किताब से फोटो खींच के मैं भी पढ़ा सकता था, लेकिन सिर्फ एक क्लास पढ़ाई है। फर्स्ट और फर्स्ट पेपर में भी फर्स्ट क्लास, सेकंड पेपर में भी फर्स्ट क्लास किताब से पढ़ाया है। बाकी अब आपको टोटल ये है कंप्यूटराइज्ड मिलेगा। नैतिकता क्या है, व्हाट इज मोरलिटी। अब हम इसको समझते हैं भाई, नैतिकता क्या है, मोरलिटी क्या है। नैतिकता में उन सिद्धांतों का समावेश होता है जिससे मनुष्य ईमानदारी, सहयोग, न्याय, सहिष्णुता आदि अनेक गुणों को अपना करके जीवन यापन करता है। जो नैतिकता होती है, जो मोरलिटी होती है, इसमें उन सिद्धांतों का समावेश होता है जिससे मनुष्य के अंदर ईमानदारी हो, मनुष्य ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, एक दूसरे का सहयोग कर सके, भ्रातृत्व भाईचारे की भावना के साथ जीवन यापन कर सके, एक दूसरे के साथ न्याय कर सके, अन्याय ना कर, किसी का शोषण ना करे, गरीब को सताए नहीं, सहिष्णुता आदि अनेक गुणों को अपना करके जीवन यापन करता है। यही तो नैतिकता है। नैतिकता मनुष्य द्वारा उसके साथियों के प्रति व्यवहार का चित्रण करता है। अगर आपके अंदर नैतिकता है, आप नैतिकता है आपके अंदर, तो आप अपने साथियों के साथ जाहिर सी बात है अच्छा व्यवहार करेंगे। उनके प्रति आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसी से पता लग जाता है कि आप नैतिकवान हैं या कैसे हैं। यहीं पर हर्बर्ट कहते हैं, हर्बर्ट देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि समग्र रूप में नैतिक शिक्षा शिक्षा से अलग नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो नैतिक शिक्षा है, क्या जो हमारी नैतिक शिक्षा है वह शिक्षा से अलग नहीं है, यानी कि शिक्षा के साथ गुथी हुई है, जुड़ी हुई है। महात्मा गांधी जी कहते हैं, मेरे लिए नैतिकता, सदाचार और धर्म, मेरे लिए नैतिकता, सदाचार और धर्म पर्यायवाची शब्द हैं। नैतिकता कहिए तब भी हम धर्म मानेंगे, सदाचार कहिए तब भी हम नैतिकता ही मानेंगे, धर्म कहिए तब भी हम सदाचार ही मानेंगे, है ना। नैतिकता के आधारभूत सिद्धांत सब धर्मों में समान हैं। इनको बालकों को निश्चित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। जो भी नैतिकता के आधारभूत सिद्धांत हैं सब धर्मों में एक समान है। सब धर्मों में कहा गया है नैतिकता आपके अंदर होनी चाहिए। सभी धर्मों में चरित्रता पर बल दिया गया है, आपका चरित्र अच्छा हो, है ना। सदाचार सिखाया जाता है, एक दूसरे का सम्मान हर धर्म में सिखाया जाता है। तो ये बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर होती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब कुछ विशेष लिखा हुआ है। विशेष में क्या लिखा है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, जो कि आप सभी को पता है, अभी हम बता चुके हैं। विद्यालय में नैतिकता, नीति संबंधी ज्ञान और नैतिक सिद्धांतों तथा मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
और जो कि आजकल बिल्कुल नहीं होती है। विद्यालय में नैतिकता, नीति संबंधी ज्ञान, नैतिकता से संबंधित ज्ञान दिया जाना चाहिए। विद्यालय में आजकल क्या होता है, सिर्फ सिलेबस पूरा करना होता है। प्राइवेट स्कूलों में बस जितना ज़्यादा जो है गार्जियन को लूट पाओ। और नैतिक सिद्धांतों तथा मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नैतिक सिद्धांतों मूल्यों की शिक्षा बच्चों को दो, जो कि एकदम कतई ना के बराबर हो गई है। कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता। टीचर क्लास में आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी अदा करके अपना जो है कि सिलेबस कंप्लीट करने पर, है ना, बच्चों को एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना, ये सब कहीं बिल्कुल नहीं सिखाया जा रहा है स्कूलों में, है ना। और शिक्षा का उद्देश्य बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास करना होना चाहिए। लेकिन आजकल शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ क्या रह गया है, बस शिक्षा ग्रहण करो और बस तुरंत फटाफट क्या करो, पैसा कमाने लग जाओ, है ना, इतना सा रह गया है। इसमें अभी ये भी भूल गया है कि मतलब किस तरीके से ईमानदारी से कमाएं, बेईमानी से कमाएं, वो सब अलग है ना। तो यहाँ पे चारित्रिक और विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं शैक्षिक नेतृत्व में नीति शास्त्र की क्या भूमिका है। रोल ऑफ एथिक्स इन एजुकेशनल लीडरशिप की बात करेंगे। शैक्षिक नेतृत्व में नीति शास्त्र की भूमिका को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? नंबर 1 तो देखिए छात्रों के लिए, छात्रों के बारे में क्या कहा गया है, आचार संबंधी गुणों का विकास करने में शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आचरण से संबंधित गुणों का विकास करना है, आचरण से संबंधित जो है क्वालिटीज को डेवलप करना है, तो शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व निभा रहे हैं उनकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्कूल कॉलेज में घटने वाली हिंसक और डराने वाली घटनाओं से यह संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? जो भी शैक्षिक नेतृत्व का, जो शैक्षिक नेतृत्व कर रहा है, और उन्हें शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए सुरक्षित भी करता है। सुरक्षा का यह काम किसी एक तत्व या व्यक्ति के कारण संभव नहीं है। यानी कि आपके कॉलेज में, आपके विद्यालय में सिर्फ कोई एक नेता नहीं है, आपके एचओडी भी आपके नेता हैं, आपके जो प्रधानाचार्य हैं वो भी आपके नेता हैं, आपके जो है और भी जो आपसे बड़े जो टीचर हैं वो आपके नेता के रूप में आपका जो है आपका सहयोग कर रहे हैं। तो ये सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, जो शिक्षण कार्य चल रहा है उसको सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो यह तो उस मिश्रित रूप में कार्य करने वाली टीम, यानी कि ये पूरी टीम है आपके विद्यालय की, शक्ति से ही संभव हो पाया है, जो अच्छी नागरिकता की भलाई के लिए और उसके लाभ के लिए काम कर रही है। वहीं पर अगर बात, अच्छा देखिए, इस कार्य में सम्मिलित शक्तियों में प्रशासन आपका आ जाता है, आपके शिक्षक आ जाते हैं, अभिभावक का भी रोल है और नागरिक अधिकृतियां आदि भी इसमें शामिल होती हैं। वहीं पर बात करें प्रशासकों के लिए, तो विद्यालय का प्रशासन पूर्ण रूप से एक ऐसा पर्यावरण निर्मित करता है। विद्यालय का जो भी प्रशासन है वह पूर्ण रूप से एक ऐसा पर्यावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है ना। और इस लेवल पर शैक्षिक अध्यापक, प्राध्यापक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डीन, निर्देशक, कैरियर परामर्शदाता, सपोर्ट स्टाफ, ये सभी इसमें सम्मिलित रहते हैं। शिक्षकों के लिए अगर बात करें तो इसमें विद्यालय प्रशासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार शिक्षक छात्रों को तैयार करने में अग्रणी होते हैं। विद्यालय प्रशासन से जो भी निर्देश टीचर्स को दिए जा रहे हैं, टीचर उन्हीं के बेस पे काम करता है ना। उन्हीं के अनुसार शिक्षक छात्रों को तैयार करने में क्या करते हैं, अहम रोल अदा करते हैं, अग्रणी होते हैं। वे कठिन जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं उनको सॉल्व करने में महत्वपूर्ण काम करते हैं। इस कार्य के लिए वे आचार, व्यवहार, नीति संबंधी नियमों का सहारा भी लेते हैं। किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक, यानी कि केजी से लेकर के एनसी से लेकर के हाई स्कूल तक सभी शिक्षक आचरण से संबंधी नियमों को एक पाठ योजना के माध्यम से निर्देशित कर सकते हैं और उदाहरण के माध्यम से बच्चों में एक सही और गलत का स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं। उदाहरण देकर के बच्चों को बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। पाठ योजना तैयार करें जिसके माध्यम से बच्चों को नैतिकता संबंधी पाठ पढ़ाया जाए। अध्यापकों के लिए कैसे यूजफुल है,
अभिभावकों को नैतिक नियमों का पालन करके भावी पीढ़ी के बच्चों को मार्गदर्शन देकर उन्हें चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए तैयार करना। अभिभावकों को क्या चाहिए कि वो नैतिक नियमों का पालन करते हुए जो उनकी आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको मार्गदर्शन दे करके उन्हें चुनौतियों से कैसे लड़ा जाता है, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाता है, जो कठिन परिस्थितियां जीवन में आती हैं उनसे कैसे निपटना है, इसके लिए बच्चों को तैयार करना अभिभावकों का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए नैतिक शिक्षाएं और छात्र। क्वेश्चन आपको आएगा कि नैतिक शिक्षाएं और छात्र पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन क्या आएगा, नैतिक शिक्षा और छात्र पर टिप्पणी लिखिए, मोरल टीचिंग्स एंड स्टूडेंट्स। अब देखिए इस पर आप लोग क्या टिप्पणी लिखेंगे, क्या टिप्पणी लिखेंगे भाई। विद्यालय छात्रों को नैतिक विकास के लिए सबसे अच्छे रूप में सहायता कर सकता है। अगर बच्चों के अंदर मोरलिटी डेवलप करना है, नैतिक विकास करना है, तो उसके लिए जो सबसे अच्छे रूप में बेहतर तरीके से जो सहायता कर सकता है वो आपका विद्यालय है। और यह सहायता शिक्षक अपने व्यवसाय के दबाव को कम करके कर सकता है। यानी कि जो भी हम टीचिंग का काम कर रहे हैं, हमारा व्यवसाय टीचिंग है, अब हम वहाँ पे अगर बच्चों के सामने अपने काम को थोड़ा सा कम कर लें, हल्का कर लें और दबाव और फोकस किस पे करें, नैतिक विकास करने में, तो जाहिर सी बात है बच्चा उसको सीखेगा। हमें डंडा लेकर के, दबाव दे करके नहीं सिखाना है या जो है बोझ बच्चे पर नहीं डालना है। इसके लिए शिक्षक की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है और शिक्षक छात्रों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर सकता है। और स्कूल में क्या होता है कि बच्चों पर टीचर का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोग में से भी जो भी टीचर हो वह कोशिश करे कि इस तरीके से उनको बच्चे के सामने प्रेजेंट होना चाहिए कि बच्चा जो है उस पर, क्योंकि बच्चे आपकी नकल करते हैं। आप जो भी काम क्लास में कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चे आपकी नकल जरूर करते हैं। और इस काम के लिए कुछ कदम भी उठाए जा सकते हैं बच्चों के अंदर जो है नैतिक शिक्षा लाने के लिए। छात्रों को नैतिक, मोरल और भावात्मक यानी कि इमोशनल प्रगति के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए। कैसे निर्देश दिया? नेक्स्ट वन पॉइंट है छात्रों को मिश्रित निर्देश यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस प्रदान करना। जो शिक्षक अंतर पैदा करे उन्हें दूर किया जाए। ऐसे शिक्षक नहीं चाहिए जो अंतर पैदा करें। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, या जो ऐसे भेदभाव करे कि जो है तुम अमीर हो, ये गरीब हैं, ये इस जाति से आते हैं, ये उस वर्ग से आते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अंतर नहीं पैदा करना है, दबाव और भ्रम को दूर करना है, युवा नैतिक विकास के प्रति भ्रम को दूर करना और उन्हें प्रभावी नैतिक शिक्षा की ओर अग्रसर करना, ये कदम उठाए जा सकते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे शिष्टाचार, सद्व्यवहार और एवं शैक्षिक नेतृत्व की। चलिए इतना पढ़ लें, उसके बाद फिर बाकी आगे पढ़ेंगे। ये हेडिंग पढ़ लेते हैं, शिष्टाचार, सद्व्यवहार एवं शैक्षिक नेतृत्व यानी कि इटिकेट एंड एजुकेशनल लीडरशिप। देखिए शिष्टाचार, सद्व्यवहार अथवा सदाचार सभी समानार्थी शब्द हैं या यूं कहें कि पर्यायवाची हैं, है ना। इनका तात्पर्य है कि बच्चों में सदाचार, शिष्टाचार के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। भाई इनका क्या है, इनका मेन मकसद ही है बच्चों के अंदर इन सब का गुणों का विकास करना, ताकि उनमें सद्व्यवहार का समावेश हो पाए। सद्व्यवहार लाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, तभी बालक शिष्टाचारी या सदाचारी बन सकता है। बिना नियमों का पालन करे बालक शिष्टाचारी या सदाचारी नहीं बन सकता। विद्यालय में शिष्टाचार के गुणों का विकास किया जाना चाहिए ताकि वह न केवल कक्षा, विद्यालय परिसर में बल्कि समुदाय आदि जहां भी रहे अपने सदाचार के नियमों की छाप छोड़ सके। अगर हम ये चीज़ें बच्चों को विद्यालय में सिखाते हैं कि बच्चों को शिष्टाचार सिखाते हैं, एक दूसरे के बड़े के पैर छूना सिखाते हैं, बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं कि वो केवल विद्यालय में ही करे, जाकर के टीचर के पैर छुए, नहीं, वो जहाँ भी जाए अपने से बड़े का सम्मान करे, है ना। तो हमें ऐसा सिखाना है कि वह जहाँ भी जाए वो अपने सदाचार के नियमों की छाप छोड़ करके आए। छात्रों को शिष्टाचार से संबंधित नियमों का पालन करना विद्यालय में सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके लिए कुछ नियमों को निम्नलिखित रूप से अपनाया जा सकता है। कैसे अपनाया जा सकता है? नंबर 1 तो छात्र आदर देना सीखें। छात्र क्या करें?
आदर देना सीखें, है ना। स्टूडेंट लर्न रिस्पेक्ट, अच्छे व्यवहार को धन्यवाद देना। इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए अच्छा जो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है उसको आप तुरंत धन्यवाद दें, तुरंत थैंक यू बोलें। आपने किसी से, बच्चों से, आप बच्चों को सिखाइए, बेटा आपने किसी से पेंसिल मांगी, उसने आपको पेंसिल दे दी, उनको बोलिए थैंक यू सो मच, है ना। वापस आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है उसने, अब आप उससे मांग रहे हैं, उसने आपको दे दिया, आप उसको धन्यवाद कहिए, है ना, उसको धन्यवाद सिखाइए। इसके लिए अलग अलग कहानियां आप सिखा सकते हैं बच्चों को, कविताएं सिखा सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चा आदर करना सीखे, है ना। गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सिखा सकते हैं, खेल कूद के माध्यम से सिखा सकते हैं, है। इस प्रकार से हम बच्चों के अंदर क्या कर सकते हैं, आदर भाव का समावेश कर सकते हैं। स्वयं के व्यवहार पर विचार करें, बालक जो है वह स्वयं के व्यवहार पर विचार करे कि आखिर मेरे बच्चे को आपको सिखाना है कि आप अपने व्यवहार पर विचार कीजिए कि आप जो दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वह उचित है या नहीं है, उसमें मैनर्स हैं या नहीं है, है ना। इससे पता चलेगा कि व्यवहार करने में कहीं दोष तो नहीं है, कहीं कमी तो नहीं है। अगर दोष है तो उसे दूर किया जा सकता है ना। छात्रों से काल्पनिक लेखन कराना, बच्चों से आप कह सकते हैं कि काल्पनिक लेखन यानी कि बच्चा इमेजिनेशन करके कोई कहानी लिख सकता है ना। और छात्रों से काल्पनिक लेखन कराने में जिसमें उन्हें ऐसे स्थानों या ऐसे व्यक्तियों के बारे में कल्पना करके हम लिखने को कह सकते हैं जो बहुत बुरे हैं। ऐसी कंडीशन में उनकी जो इमेजिनेशन है उसमें किस प्रकार का व्यवहार लिखने के माध्यम से प्रकट होता है, इसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है और आवश्यक शिष्टाचार का पाठ भी इसमें पढ़ाया जा सकता है। भावनात्मक परिस्थिति का वर्णन करना, इससे क्या होगा, बालक समझ पाएगा, बालक के समक्ष संप्रेषण का प्रभावी ढंग से जो संचारण किया जाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों में सामाजिक कौशल का निर्माण करना चाहिए ताकि वह दबाव में भी विनम्र सदस्य के रूप में काम कर सकें। कक्ष समस्याओं का समाधान करता होना चाहिए। प्रत्येक जगह शिष्ट व्यवहार, जहां भी जाओ आपका बहुत ही आदर सम्मान के साथ दूसरे के साथ पेश आओ, अच्छे मित्र बनाओ, है ना। ये हम सब चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। आगे जो क्लास है इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगी और ये जो पीडीएफ है पेड स्टूडेंट्स को पहले ही पहुंचाई जा चुकी है। आप इस पीडीएफ से पढ़ भी रहे हैं, अगर आपको पसंद आती है तो आप हमें व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं 9628182649। पीडीएफ लेने के बाद आपको मार्केट से कुछ भी मटेरियल खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, थैंक यू।